और मनीष भैया कैसे हैं आप? बढ़िया है। चलिए, भगवान करे कि बढ़िया रहे। और आज मैं आपसे चर्चा करूंगा जी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के ऊपर जी कि ये एडवर्टाइजमेंट इसका कब हुआ है और एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई करने का जो तिथि है वो कब से है और उसका अंतिम तिथि कब से है। और ऐसे ही हम लोग बात करेंगे कि मतलब कौन कौन कर सकता है और कितना परसेंटेज की रिक्वायरमेंट होती है और उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और सेशन कब से शुरू होगा और इसको करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। और हम लोग ये मतलब प्रयास करेंगे कि जो कैंडिडेट्स इस बार जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में भाग लेंगे उनके लिए हम लोग कुछ जो है कि राहें उनकी कुछ आसान कर सके फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो इसका बता दें आपको, हम लोगों के सामने देखिए ये एक मैं निकाल के रख चुका हूँ जो कि सरकारी रिजल्ट पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसमें शॉर्ट नोटिफिकेशन दिया है, अभी फुल नोटिफिकेशन नहीं आया है। फुल नोटिफिकेशन आपका जो है कि 10 फरवरी को आएगा। यहाँ पर देखेंगे मनीष भैया कि इसमें लिखा हुआ है कि फार्म एडवर्टाइजमेंट डेट जो है 1 फरवरी 2023 है। 1 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी हुआ। 1 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी हुआ था और इसका जो ऑनलाइन फॉर्म का सेलिंग जो है वो शुरू होगा 10 फरवरी को। सेलिंग अर्थात तो जो फॉर्म एक तरह से बेचा ही जा रहा है जी। तो और बेचने की बात हुई तो मूल्य की भी चर्चा की जाए जी। आप उठा करके देखेंगे 2022 से पहले का इतिहास इसका एडमिशन का 2022 मैंने पिछले साल, हाँ पिछले साल क्या बात ही 2021 में जब आप जाएंगे तो उस समय क्या था कि एंट्रेंस एग्जाम का जो एप्लीकेशन फीस था वो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए ठीक है 1500 था, 1500 रुपये था। और उसके और जो है कि SC/ST के लिए जो था 750 रुपये लगभग था। तो उसको यूनिवर्सिटी ने क्या किया कि उसको कम करके जनरल और ओबीसी के लिए जो है 1000 रुपये कर दी 2022 से और SC/ST के लिए 500। पिछले का पैसा इस बार हाँ कम है। इस बार जो है कि महंगाई थोड़ी सी इस विषय में कम हुई है और बाकी जो फीस वगैरह है वो यूनिवर्सिटीज़ के कुछ बढ़े हैं जी। और बाकी सुविधाएं देती हैं। जैसे फीस बढ़ी है तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे भी हैं जो स्कॉलरशिप पर भी कुछ वर्ग विशेष को जो है कि एडमिशन लेकर के और शिक्षण कार्य करते हैं, ट्रेनिंग देने का बीएड का। तो इसमें ज़्यादातर हम लोग समय नहीं लेंगे, बस यही है कि रिटन टेस्ट डेट जो है इसमें ना क्षमा चाहूँगा, इसका अंतिम तिथि पहले मैं बता दूँ आपको। इसकी शुरुआत की तिथि मैंने आपको जैसे बताया कि 10 फरवरी 2023, इसी फरवरी महीने में स्टार्टिंग 10 तारीख को प्रारंभ हो जाएगा और इसका अंतिम तिथि जो है वो 1 महीने का समय दिया गया है और वो आपको 10 मार्च तक का समय दिया गया है। और इतना लंबा टाइम है इसमें चूँकि किसी को छूटना नहीं चाहिए नहीं। लेकिन अब भाई जो सो गया वो खो गया, उनको जगाने वाला कौन है? लेकिन आजकल के लोग जो हैं कि सोचते हैं कि लास्ट में दे जाएगा। हाँ ऐसा अब लेकिन आप लोगों को संदेश दिया जा रहा है कि लास्ट में ना जाइए क्योंकि साइड जाम चल रही है। हाँ उस समय थोड़ी सी वेबसाइट जैसे कि सीटेट वाले में हुआ था कि जिला अनुसार सीटें दी गई थी। इसमें भी प्रावधान आ जाएगा तो जिला अनुसार सीटें दी जाएंगी तो आपको मऊ या बलिया जाना पड़ेगा, गाजीपुर का फिल हो जाएगा। तो इसकी बात करें तो खासा दिक्कत देखने को मिला। जैसे महिला वर्ग को बहुत नोएडा, लखनऊ, गाजियाबाद, दिल्ली, कहाँ और यहाँ तक कि दूसरे राज्यों में भी सीट एफोर्ड करना पड़ा सीटेट के लिए। तो आपकी बात बिल्कुल सही है। तो मैं यही आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप जो भी लोग इस बार यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में भाग लेना चाहते हैं वो समय के साथ अपने आप को अपडेट कर लें और समय से अपने आवेदन फॉर्म को अप्लाई करवा लें ताकि आपको कहीं अन्यत्र सेंटर न जाना पड़े चुनने के लिए। आप अपने जिले में रहें। हाँ अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ही कुछ नहीं है। हाँ होम डिस्ट्रिक्ट में ही जो है कि आपको आपका सेंटर एग्जाम का मिल जाएगा। इसके लिए आपको पहले मतलब एक तरह से कहा जाए तो ये वो बात हो गई पहले ये लागू हो चुका है, ये लागू हो चुका है। सीटेट में हमने देख चुका है। हाँ सीटेट में यही देखने को मिला कि पहले आओ पहले पाओ।
तो इससे बचना है तो आपको पहले समय से जो है कि आवेदन करा लेना है। और आवेदन कराने में बहुत ज़्यादा आपको खासा दिक्कत नहीं उठानी है आपको। इसमें जैसे जो लोग पास हैं ऑलरेडी अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट, तो उसके लिए क्या करना होगा कि वो तो मार्कशीट है उनके पास फाइनल, वो उसको ला करके जो है कि ऑनलाइन करा लेंगे। बाकी थोड़ा सा दिक्कत उनको होता है जो इस वर्ष एग्ज़ाम दे रहे हैं और रिजल्ट आने में थोड़ी सी विलम्ब हो जाती है। तो नहीं तो अपेयरिंग दिखा कर दे सकते हैं ना, तो उसमें भी हाँ सुविधा होती है कि अपेयरिंग दिखा करके आप फॉर्म भर लें। और जब काउंसलिंग होता है तो उस समय आपको रिजल्ट चाहिए, नेट वाली रिजल्ट रहेगी तो संस्था द्वारा जिस संस्था से पढ़ रहे हैं उससे मुहर लगवाना पड़ेगा। हाँ, ये भी सुविधा होती है कि यदि आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फाइनल रिजल्ट आपका आ गया है लेकिन मार्कशीट आपको आपके कॉलेज से नहीं मिला है, तो आप जो है कि नेट कॉपी अपने यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से डाउनलोड करके और अपने कॉलेज के प्राचार्य से आप साइन और मोहर करा करके आप उसको अपलोड कर देते हैं, तो आपका काम आगे निकल जाता है और आपका शिक्षण कार्य जो है काउंसलिंग का भी हो जाता है और इसी पे आपका शिक्षण कार्य भी प्रारंभ हो जाता है। तो इसके लिए निश्चिंत रहिए, रिजल्ट का तो टेंशन ही नहीं लेना है। उसके लिए क्या करना है आपको, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। और ऑनलाइन करने में आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, मात्र आधार ले आना है आपको किसी भी ई मित्र के पास, जैसे सहज जन सेवा केंद्र हो, CSC केंद्र हो, या आप यदि खुद से सक्षम हैं तो जो है कि आप अपने मोबाइल से भी भर सकते हैं। क्यों सर? जी सर, अपने मोबाइल से आजकल की दुनिया तो मोबाइल की यही चल रही है। हाँ, आजकल तो इतनी थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे अपने आप भी कर लेंगे क्योंकि आज की बचत, पैसे की बचत। हाँ, क्योंकि आज तो हम लोग डिजिटल इंडिया में जी रहे हैं। 21वीं सदी वो भी डिजिटल इंडिया। सर सबके पास मोबाइल है लेकिन डिजिटल तो कोई बना नहीं, खुद फॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन थोड़ी सी जो लोग इस बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज रखते हैं तो वो कर लेते हैं, खासा परेशानी नहीं आता है। बाकी अपने फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा जो जानकारी रखता हो तो वो लोग क्या करते हैं कि उससे पूछ करके अपने फ्रेंड से हेल्प करके कर लेते हैं। सर हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, इसे फॉर्म भर दिए आप जी, एडमिट कार्ड भी आ गया, सेंटर अलॉट हो गया आपका। उसके बाद रिटन टेस्ट के लिए आप जो है कि डेट आपका अप्रैल महीने में 20 से 25 के बीच है, बीच रखा गया। तो और तो आपका एंट्रेंस एग्जाम भी हो गया। हाँ, अब बारी आती है रिजल्ट की, तो रिजल्ट डिक्लेरेशन का भी डेट इसमें दिया हुआ है जो कि मई 25 से लेकर के 30 बीच होगा। तो मतलब एक टेंटेटिव डेट है इसमें, मतलब 25-30 के बीच आ ही जाना है। और रिजल्ट 10 मार्च का फॉर्म फिलअप होगा। हाँ। रिटन एग्जाम 20 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच होगा आपका। हाँ। और रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा 25 मई से 30 मई, एक महीने बाद। हाँ, और काउंसलिंग का डेट देखिए इसमें दिया है, काउंसलिंग डेट दिया है 1 जून से 25 जून तक। हाँ, और स्टार्ट ऑफ समय है। हाँ, स्टार्ट ऑफ एकेडमिक सेशन और सेशन इसका शुरू होगा आपका काउंसलिंग कराने के बाद 1 जुलाई से जो है कि शिक्षण कार्य आपका प्रारंभ हो जाएगा। वैसे दिया है लेकिन शिक्षण कार्य तो लगातार चलता ही रहता है, जुलाई से लेकर दिसंबर तक। जब जाए नहीं, मतलब शुरू जो है एकेडमिक सेशन का इस वर्ष जो एंट्रेंस एग्जाम में बैठेंगे कैंडिडेट उनका जो है जुलाई से होगा पठन पाठन का कार्य। और सर इसमें बहुत ही खासा एक पॉइंट आता है, जैसे स्कॉलरशिप जो होती है ना, जो गवर्नमेंट द्वारा यूनिवर्सिटी के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाता है, इससे बहुत जो है कि सुविधा हो जाता है। बहुत से ऐसे लोग कैंडिडेट्स होते हैं जो इतनी 54-55 हज़ार रुपये फीस लगती है जिसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए कुछ कॉलेजेस भी हैं ऐसे जो स्कॉलरशिप के बेस पर आपको शिक्षा देते हैं। जी हैं, कुछ हैं अपने ज़िले में हैं। तो इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उस पर थोड़ी सी चर्चा हो जाए जी। तो जैसे छात्रवृत्ति के फॉर्म भरने के लिए आपको यदि आप किसी भी कास्ट से हो, जैसे पहले बात कर ली जाए जनरल कास्ट की, तो उनका जो है कि कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनता है, तो उनका केवल आय प्रमाण पत्र बनाना पड़ता है जी। और OBC की बात की जाए तो OBC के कैंडिडेट्स को स्कॉलरशिप का लाभ लेने के लिए आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र दोनों की आवश्यकता होती है। और SC ST में भी यही रूल होता है, उनको भी आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र दोनों की आवश्यकता होती है। और
मेरा कहने का मतलब यही है कि आप जो है कि अपना डॉक्यूमेंट से तैयार रहिए। आप कहीं भी अपने ई मित्र के पास जैसे एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म ही भरने जा रहे हैं तो उसी समय जो है कि आप आय जात का भी फॉर्म, आय प्रमाण पत्र के लिए और जात प्रमाण पत्र इसी वर्ष का रहेगा तो आपको 2 साल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो कई बार दिक्कतें आती हैं कि सर आय की और जात की तो डेट खत्म नहीं होती है, लेकिन आय की 3 वर्ष के बाद खत्म हो जाती है। जो इस समय नया बनवा दिया जाएगा तो आगे के लिए 2 साल के लिए हमको दौड़ना ऐसा होता है। हाँ, ये सिस्टम आ गया है कि मतलब कि आप जैसे कि मान लीजिए किसी का 1 वर्ष के लिए आय प्रमाण पत्र वैलिड है और वो अप्लाई कर देता है इस साल, तो अगली साल वो एक्सपायर हो जाता है, तो उसमें चेंजमेंट में थोड़ा दिक्कत होता है। चेंज भी नहीं हो रहा है। हाँ, तो बेहतर है कि नया ही बनवा लिया जाए। नया रहेगा तो आप निश्चिंत रहेंगे कि डेट हमारा खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको देखना भी नहीं पड़ेगा। हाँ, तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप समय दिए और आप हमारे साथ चर्चा किए इस यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के हम लोग आप लोगों से यही कहेंगे कि अगर आप फॉर्म फिलअप करवाते हैं बीएड एंट्रेंस एग्जाम का तो आप दस्तावेज तैयार कर लीजिए और उसी के साथ साथ जात और आय का भी करवा दीजिए। हाँ, मतलब अब डॉक्यूमेंट से तैयार रहिए। मतलब हथियार से तैयार रहिए, लड़ाई लगेगी तो जम के लड़ दिया जाएगा। सुनिश्चित कर दिया जाए कि अगर फॉर्म फिलअप करवाते हैं कहीं भी जनसेवा केंद्र पर, आप अपने तरफ से सावधानी बरतिए। अगर फिलअप में करने में तो कंप्यूटर वाले को कोई गलती नहीं होती है, बाद में बोलते हैं कि माता की जगह पर पिता का हो गया, यहाँ पर कुछ और डाल दिया गया, यहाँ पर कुछ और डाल दिया गया। हाँ, इसका बहुत ही खासा ध्यान देना है कि जब भी आप अप्लाई कराने जाएं एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म या मतलब किसी कंपटीशन का फॉर्म भी आप भर रहे हैं तो अपने स्तर से एक बार जो है प्रविष्टियों को जांच लें और यदि गलत हो तो उसको पुनः वहीं पर तुरंत जो है कि सही करा लें। और यदि सपोज दैट उसमें कहीं कमी हो रह जाती है, नहीं ध्यान दे पाते हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी एक और पॉइंट की समय मिल जाती है कि जब आप काउंसलिंग कराते हैं तो उस समय आपको एक और मौका मिलता है अपने प्रविष्टियों को सुधारने का। जैसे कहीं मेल की जगह फीमेल हो गया, माता की जगह पर पिता का नाम हो गया, पिता की जगह पर माता का नाम हो गया, या आपके नाम के स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो गई तो उसको जो है आप काउंसलिंग के समय करेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो उसके बाद बहुत ही बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है, परेशानी झेलनी पड़ती है, यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है और एक मोटी सी रकम देनी पड़ती है जो भी खर्च आता है। तो उससे बचने के लिए आपको थोड़ा सा बस सावधानी बरतनी है कि फॉर्म फिलअप करते समय थोड़ी सी सावधानी बरतें, अपनी परिस्थितियों को जाँच लें, उसके बाद ही फॉर्म को फाइनल सबमिट कराएँ, है ना सर। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। फिर उम्मीद करूँगा कि आप फिर हमारे चैनल पर समय देंगे और आप सब लोगों को भी धन्यवाद क्योंकि आप लोगों ने हम लोग को समय देकर हम लोग को सुना। और साथ ही साथ मैं निवेदन करूँगा दर्शकों से कि यदि हमारी बातों से आपको तनिक भी सुविधा महसूस हुआ हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद। चैनल का नाम सर जेबी कंप्यूटर। जेबी कंप्यूटर। हाँ, जेबी कंप्यूटर सर्च करेंगे। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू। गुड नाइट।